अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने पैथो की ओस भी स्टार्ट की थी ब्लॉक 7 की। अब उसमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल है ब्लड ग्रुपिंग का। ब्लड ग्रुपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक होती है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और एक होती है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। जो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग होती है इसका तो आपको पता ही होगा। इसमें पेशेंट के आरबीसीज मिक्स किए जाते हैं नॉन एंटीसीरा यानी कि एंटीबॉडीज के साथ। पेशेंट के आरबीसीज को मिक्स किया जाता है और फिर एक रूटिनेशन होगी तो वो ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन जो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग होती है उसमें पेशेंट का सीरम लेते हैं और सेल्स का हमें पता होता है कि ये ए सेल्स हैं या बी सेल्स हैं। पेशेंट सीरम मिक्स विद नॉन आरबीसीज ए सेल्स और बी सेल्स, तो जिसमें एक ग्लूटिनेशन होगी उससे ऑपोजिट ब्लड ग्रुप होगा। अभी हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। जो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग होती है वो डिटेक्ट करती है एंटीजन ऑन द पेशेंट आरबीसीज। हमने चेक तो पेशेंट के ब्लड को ही करना है, चाहे उसमें आरबीसीज हो चाहे सीरम को चेक करना हो। अगर हमने फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग की तो इसका मतलब है कि पेशेंट के आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन है, ए है, बी है, ए और बी बोथ है या कोई एंटीजन नहीं है, हम उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन जब हम रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम पेशेंट के सीरम को चेक करें। अब सीरम में सिर्फ सेल नहीं है, सेल है ही नहीं, सिर्फ एंटीबॉडीज हैं, तो हम उसको एंटीबॉडीज को चेक करें पेशेंट के सीरम के अंदर, तो इसके लिए हम रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग का मेथड क्या होता है। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में हमने सबसे पहले एक स्लाइड ली। स्लाइड के ऊपर हमने मार्क कर लिया एंटी ए, या ए भी लिख सकते हैं, एंटी बी और एंटी डी। जो एंटी ए होगा उस पर हम एंटी ए एंटीबॉडीज डालेंगे, एंटी बी पे एंटी बी एंटीबॉडीज डालेंगे और एंटी डी पे एंटी डी डालेंगे। जो एंटी डी होता है वो हमें बताता है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर हमने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड डालने हैं। ये रेड कलर के क्या है, ब्लड के ड्रॉप्स हैं, पेशेंट का ब्लड डालना है इसके ऊपर। फिर हमारे पास 3 एंटीबॉडीज होती हैं, उनकी बॉटल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। तो जो एंटी ए एंटीसीरा है वो ए में डालना है और एंटी बी एंटीसीरा बी में डालेंगे और एंटी डी एंटीसीरा डी में डालेंगे। अब यहाँ से गेम चेंजिंग पॉइंट है। अगर हमारे पास एक रूटिनेशन हो जाती है ए में तो इसका मतलब है कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके आरबीसीज पर ए एंटीजन था। लेकिन अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है बी पे, यहाँ पे नहीं हुई भी, लेकिन अगर हो जाती है बी पे तो बी ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन है। और अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है डी पे तो उसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है। और अगर नहीं होती तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है। और अगर ए और बी दोनों पे एग्लूटिनेशन हो जाए तो उसका मतलब होगा कि उसका ब्लड ग्रुप ए और बी है, नेगेटिव। लेकिन अगर साथ में डी पे भी एग्लूटिनेशन हो जाए तो इसका मतलब होगा कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम करते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। फिर रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं। रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमने 2 पॉइंट मार्क करने हैं, एक ए सेल्स का और एक बी सेल्स का, क्योंकि 2 तरह के सेल्स हमारे पास होते हैं। हमने इसके अंदर पेशेंट के सीरम को चेक करना है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम सीरम डालेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम डालेंगे। फिर उसके अंदर 2 ड्रॉप ऑफ आरबीसीज डालेंगे, जिनका हमें पता है कि कौन से आरबीसीज हैं। अब जिनके अंदर एक ग्लूटिनेशन हो गई, जैसे कि अगर समझ लें कि हमारे पास ए सेल्स के अंदर एक ग्लूटिनेशन हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि जो पेशेंट का सीरम था ना उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज थी। अब जैसा एंटीजन होगा वैसी एंटीबॉडीज तो किसी पर्सन के ब्लड में नहीं होती ना, उससे ऑपोजिट होती हैं। यानी कि जैसे अगर किसी पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, ताकि अगर कोई बी सेल आए तो वो उनके किल कर सकें। तो इस वजह से ए सेल्स में एग्लूटिनेशन हो रही है कि पेशेंट के सीरम के अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, दोनों सेम हो गए तो उन्होंने एग्लूटिनेट कर दिया ब्लड को, तो ये ब्लड ग्रुप फिर नहीं हो सकता। फिर उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ए नहीं है। और अगर बी के अंदर एग्लूटिनेशन हो जाए तो इसका मतलब है कि जो सेल्स हमने डाले थे उन पे भी बी एंटीजन था और पेशेंट के अंदर भी एंटी बी एंटीबॉडीज थी, दोनों चीजें सेम हो गई है, इस वजह से एग्लूटिनेशन हो रही है, तो वो उसका ब्लड ग्रुप नहीं होगा। किसी पर्सन के अंदर भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होते, ये आपने लाजमी याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी। तो अगर बी पे एग्लूटिनेशन हो गई तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बी सेल्स थे और सीरम के अंदर क्या था, एंटी बी एंटीबॉडीज थी, तो ये उसका ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो ये याद रखना है। अब हमें ये क्वेश्चन कैसे दिया हो सकता है, हमें फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग दोनों साथ दी होंगी। जैसे एग्जाम्पल ले लें कि ए के ऊपर एग्लूटिनेशन कर दी, बी को खाली छोड़ दिया, डी पे भी एग्लूटिनेशन कर दी, उसके बाद ए सेल्स को खाली छोड़ दिया और बी पे भी एग्लूटिनेशन कर दी, तो बताएंगे इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ए पे एग्लूटिनेशन है तो इसका मतलब है उसका ब्लड ग्रुप ए है। यहाँ पे जिस पे एग्लूटिनेशन होगी वही ब्लड ग्रुप होगा, रिवर्स में ऑपोजिट होता है। तो
तो ए पे एग्लूटिनेशन है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी पे नहीं है तो बी नहीं है, और डी पे है तो ये बना ए पॉजिटिव। और इस तरफ देखिए, अगर ए पे एग्लूटिनेशन ना हो और बी पे हो तो उसका मतलब भी हुआ कि ए ब्लड ग्रुप है उसका। तो दोनों की सेम आनी चाहिए, यानी कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उस पर्सन का। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग में एंटी ए पे एग्लूटिनेशन हो रही है और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में बी पे एग्लूटिनेशन हो रही है, तो ये ऑपोजिट होता है। तो ये होगी हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग। अब ये एक दफा ब्लड ग्रुप्स देख ले। हमें पता है कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो जिस पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर कौन से एंटीजन होंगे? उसके अंदर ए बी सेल्स हैं, तो ए सेल्स पे ए एंटीजन और बी सेल्स पे बी एंटीजन, यानी कि उसके अंदर दोनों तरह के एंटीजन होंगे। लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं होंगी। अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज होती, जैसे एंटी ए एंटीबॉडीज है, तो वो ए को टिकने देती भला? तो वो ए को टिकने ही ना देती, इसलिए इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, ना ए वाली ना बी वाली। और ये ब्लड किसको दे सकते हैं? ये ए बी को ही दे सकते हैं। अगर ये बंदा ए बी वाला ए को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा तो उसके साथ बी भी जाएंगी, और पेशेंट के अंदर क्या है? एंटी बी एंटीबॉडीज है, तो वो बी को किल कर देंगे। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप हम सिर्फ ए बी वाले को ही देते हैं। लेकिन ये ले सबसे सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी ले सकता है। फिर है, अगर किसी पर्सन का ए ब्लड ग्रुप हो, उसके अंदर ए एंटीजन होगा। एंटीबॉडीज मैंने आपको बताया ऑपोजिट होती हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। ब्लड किस किस को दे सकता है? ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और ले किससे सकता है? ए से और ओ से ले सकता है, ए बी से नहीं ले सकता। फिर है बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप का भी सेम ही होगा। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसको ओ कहते हैं। एंटीबॉडीज इसके अंदर दोनों तरह की होगी। अगर किसी ओ वाले पर्सन को हम ए या बी ब्लड ग्रुप लगा दें तो वो दोनों को किल कर देगा, दोनों तरह के सेल उससे किल हो सकते हैं, तो उसको नहीं देना हमने ये भी ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ए को भी, बी को भी, ए बी ओ को भी सबको दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर है। और ब्लड ले किससे सकता है? सिर्फ ओ से ले सकता है ब्लड। तो ये हमारे पास थी ब्लड ग्रुपिंग। अब हम आगे देख लेते हैं क्रॉस मैच कैसे करते हैं। तो अब है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच क्या होता है? क्रॉस मैच में हम पेशेंट के आरबीसीज को डोनर के सीरम के साथ या पेशेंट के सीरम को डोनर के आरबीसीज के साथ मैच कराते हैं, उनको मिक्स कराते हैं और एग्लूटिनेशन को चेक करते हैं। तो ये होता है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर क्रॉस मैच और एक होता है माइनर क्रॉस मैच। जैसे ब्लड ग्रुपिंग थी ना फॉरवर्ड और रिवर्स, इसी तरह ये मेजर और माइनर होते हैं। तो जो मेजर क्रॉस मैच होता है उसमें हम पेशेंट का सीरम लेते हैं और डोनर के आरबीसीज लेते हैं। हमने चेक करना होता है कि पेशेंट के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं है कि जब हम उसको आरबीसीज दें, पैक्ड आरबीसीज दें या किसी पर्सन का ब्लड उसको लगाएं तो वो एंटीबॉडीज क्या करें, उन आरबीसीज के साथ रिएक्ट कर जाए। तो ये हमने चेक करना होता है। जो एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज थी वो तो हमने चेक कर ली ना, लेकिन उसके अलावा भी सीरम के अंदर ना एंटीबॉडीज होती हैं जो कि रिएक्ट कर सकती हैं। तो हम चेक करने के लिए क्रॉस मैच कराते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बाद, ताकि कंफर्म हो जाए कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब रिएक्शन हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम क्रॉस मैच भी करा लेते हैं ताकि अगर कोई और एंटीबॉडीज हो तो वो भी हमें पता चल जाए। तो मेजर क्रॉस मैच होता है ये इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रिवेंट करता है हेमोरेटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से, कोई रिएक्शन नहीं होने देता। जब हमने पेशेंट का सीरम भी चेक कर लिया, आरबीसीज तो हमने चेक कर ही लिए थे ना, सीरम भी चेक कर लिया, डोनर के आरबीसीज का भी हमें पता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जो माइनर क्रॉस मैच होता है उसमें हम पेशेंट के आरबीसीज लेते हैं और डोनर का सीरम लेते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम केसेस होते हैं इसमें हम सारा ब्लड लगा रहे होते हैं। हम ज़्यादातर पैक्ड आरबीसीज लगाते हैं किसी पर्सन को, तो जो पैक्ड आरबीसीज होते हैं उसमें सीरम तो होता ही नहीं है। तो फिर आरबीसीज का, डोनर के आरबीसीज का पेशेंट के सिर्फ आरबीसीज के साथ मैच करना लाजमी है। तो माइनर क्रॉस मैच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये करते कैसे हैं। तो अब देखिए मेजर क्रॉस मैच का प्रोसीजर क्या है। मेजर क्रॉस मैच में हमने क्या लिया था? पेशेंट के सीरम लिया था और डोनर के आरबीसीज दिए थे, उनको मिक्स किया, इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए, 3 वॉशेस किए, 2 ड्रॉप डाले एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के, और फिर हमने चेक कर लिया है एग्लूटिनेशन। अगर एग्लूटिनेशन हो रही है तो ब्लड कंपैटिबल नहीं है क्योंकि पता चल रहा है कि वो रिएक्ट कर रहा है। पेशेंट के सीरम के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि आरबीसीज के साथ रिएक्ट कर रही है, इस वजह से एग्लूटिनेशन हो रही है। और एग्लूटिनेशन अगर नहीं होती तो वो कंपैटिबल ब्लड है। अब ये प्रोसीजर तो आपसे शायद मुश्किल है पूछे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा कर लें। फिर आ जाता है माइनर क्रॉस मैच। माइनर क्रॉस मैच में हम पेशेंट के आरबीसीज देते हैं और डोनर का सीरम लेते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों को मिक्स करेंगे, सारा प्रोसीजर वही है। और अगर एग्लूटिनेशन हो रही है तो ब्लड कंपैटिबल नहीं है, लेकिन अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रही तो ब्लड कंपैटिबल है, ब्लड लगा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास क्रॉस मैचिंग। फिर आ जाते हैं एबनॉर्मल आरबीसीज।
कौन कौन से एबनॉर्मल आरबीसीज हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं, उनके फीचर्स भी लिख दिए हैं और उनकी कंडीशन भी कि किन कंडीशन में ये होते हैं। सबसे पहले होते हैं स्फीरोसाइट्स। ये ऐसे राउंड से सेल होते हैं और इनके अंदर जो सेंट्रल पैनल होता है ना, जो नॉर्मल आरबीसीज में होता है वो भी नहीं होता, ये होल रेड हो जाते हैं। तो इनके फीचर भी क्या हुए, ये राउंड होते हैं और इनके अंदर सेंट्रल पैनल भी नहीं होता। अब ये कौन सी कंडीशंस के अंदर होंगे, ये होंगे स्फीरोसाइट्स है ना, तो स्फीरोसाइट जैसे कौन सी एनीमिया, हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस। इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी स्फीरोसाइट्स होते हैं, क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया भी मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स की वजह से होता है, तो इसके अंदर भी स्फीरोसाइट्स होंगे। फिर नेक्स्ट वाले का तो सबको पता होगा, सिकल सेल्स। ये ऐसे मून शेप हो जाते हैं, क्रेसेंट शेप हो जाते हैं, पॉइंटेड इनके एंड्स होते हैं। और ये किन कंडीशन में होंगे, ये सिकल सेल डिजीज के अंदर होंगे, क्योंकि सिकल सेल है ना उससे उसकी डिजीज है। सिकल सेल डिजीज में या HBSC डिजीज के अंदर, जो HBSC डिजीज है ना उसके अंदर पेशेंट के हीमोग्लोबिन में HbS भी होता है और HbC होता है, यानी कि सिकल सेल वाला भी जीन होता है, तो इस वजह से उसमें भी ये क्रेसेंट शेप हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं सिस्टोसाइट्स। जो सिस्टोसाइट्स होते हैं ना वो इसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि पीसेस होते हैं आरबीसी के, ये देखें ऐसे से। और ये किन कंडीशन में होते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस के अंदर ये हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं टारगेट सेल्स। टारगेट सेल में ऐसा लगता है जैसे कोई टारगेट होता है, एक राउंड सा सर्कल है और उसके दरमियान में टारगेट लगाया हुआ है, तो ये इस तरह के होते हैं। सेंट्रल HP डिस्क होती है, ये जो टारगेट है ना ये सेंटर इनकी HP डिस्क है, हीमोग्लोबिन की डिस्क इनके सेंटर में होती है। और ये किन कंडीशन में होते हैं, थैलासीमिया में और HbC डिजीज के अंदर। थैलासीमिया का लाजमी याद रखना है कि टारगेट सेल थैलासीमिया में होते हैं। फिर आ जाते हैं बाइट सेल। जैसे हम डोनट का बाइट लेते हैं ना, इसकी वैसे से अपीयरेंस होती है। इनके अंदर सरफेस डिफेक्ट्स होता है और हीन्स बॉडीज भी होती हैं। ये किन कंडीशन में इंक्रीज करते हैं, G6PD डेफिशिएंसी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर ऐसे बाइट सेल्स होते हैं। फिर आ जाते हैं एकेंथोसाइट्स। एकेंथोसाइट्स के अंदर पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ये देखें ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकले होते हैं, इरेगुलर प्रोजेक्शंस निकली होती हैं। और ये किन कंडीशन में होगा, लिवर डिजीजेस के अंदर होगा। फिर है एलिप्टोसाइट्स। अब हमें पता है कि जो आरबीसीज नॉर्मल होते हैं ना वो डिस्क शेप के होते हैं, ऐसे एलिप्टिकल नहीं होते, तो ये ओवल होंगे या इलोंगेटेड इनको कहेंगे। और ये किन कंडीशन में हो सकते हैं, हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं लेप्टोसाइट्स। लेप्टोसाइट नॉर्मल आरबीसी से थिन होते हैं, थिन आरबीसीज होते हैं। ये कब होंगे, थैलेसीमिया के अंदर और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। फिर आ जाते हैं स्टोमेटोसाइट्स। स्टोमेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है कि जो सेंटर में होता है ना वो स्लिट लाइक या माउथ लाइक होती है। इन सब की पिक्चर्स आपको सही बात नजर आ रही होंगी, मैंने तो वैसे ड्रॉ कर दी थी। तो ये होते हैं स्टोमेटोसाइट्स और ये कब होते हैं, लीवर डिजीज के अंदर, हेरिडिटी स्टोमेटोसाइटोसिस के अंदर। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि ये कौन से सेल है कि कौन सेल है। अब फिर अगर क्वेश्चंस दिखे हो कि इनके फीचर्स बता दें या इनके कंडीशन बता दें कि किन कंडीशंस के अंदर ये हो सकते हैं, तो ऐसे एक ओस्पी का सेशन आ सकता है। लिखने के लिए तो कुछ नहीं आता, सुनाना ही होता है, तो ऐसे सुना सकते हैं। जो पिक्चर्स वाले क्वेश्चंस हैं वही आएंगे, तो ये अच्छे से करने हैं। फिर एनीमियाज के अंदर कौन कौन से एबनॉर्मल स्मेयर होते हैं, ये तो पता ही होगा, थ्योरी में पढ़ा था। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर कैसे सेल्स होते हैं, हमें पता है कि हाइपोक्रोमिक होते हैं, कलर भी उनका कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होती है और माइक्रोसिटिक छोटे होते हैं आरबीसीज। इसके अलावा पेंसिल सेल्स होते हैं, एनिसोसाइटोसिस, प्रोक्यूरोसाइटोसिस। एनिसोसाइट्स का मतलब है कि उनका साइज वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और प्रोक्यूरोसाइटोसिस डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हमें कैसे कैसे सेल्स मिलेंगे, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, पेंसिल सेल्स, एनिसोसाइटोसिस और प्रोक्यूरोसाइटोसिस। फिर आ जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक है तो मतलब कि लार्ज आरबीसीज होंगे, मैक्रोसाइट्स होंगे। इसके अलावा इसके अंदर हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके अंदर ढेर सारे सेगमेंट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स में वैसे भी न्यूक्लियस के 2 to 5 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर उससे भी ज्यादा होंगे। इसके अलावा पोपिलोसाइट्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सेल्स भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, क्रेसेंट शेप होते हैं, मून शेप होते हैं। इसके अलावा होवल जोड़ी बॉडीज भी होती हैं और टारगेट सेल्स भी सिकल सेल एनीमिया के अंदर होते हैं। और थैलेसीमिया में ये लाजमी याद रखना है कि थैलेसीमिया में टारगेट सेल्स होते हैं। माइक्रोसिटिक आरबीसीज, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज के टीयर टॉप सेल्स भी थैलेसीमिया में होते हैं। अब जो इनकी पिक्चर्स है ना वो मैं आपको अभी रोबिन से दिखाती हूँ। पहले हम एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स कर लेते हैं, फिर रोबिन से बताऊंगी कि कौन कौन सी पिक्चर्स इसमें करनी है। हमने नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स को पिछले लेक्चर में पढ़े थे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स वगैरह। अब है हमारे पास एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं। एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स 2 तरह के होते हैं, या तो माइलोब्लास्ट होंगे या निम्फोब्लास्ट होंगे। अब इनके फीचर्स लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि जो रोबिन के फिगर्स है ना हिस्टोपैथोलॉजी वाली, उसके अंदर क्लियर डिफरेंस इनका होता है।
जो हमारे पास माइलोब्लास्ट होते हैं ना, इनके अंदर लो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है देन लिम्फोब्लास्ट, यानी कि न्यूक्लियस ने साइटोप्लाज्म को सारा कवर नहीं किया हुआ जैसे लिम्फोब्लास्ट ने किया हुआ है। नॉर्मल सेल के मुकाबले में ये भी इसका भी न्यूक्लियस बड़ा होता है, लेकिन लिम्फोब्लास्ट के मुकाबले में इसका न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा इसमें ये और रॉड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये और रॉड्स क्या हैं? ये इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि लाइसोसोम्स की फ्यूजन की वजह से बनती हैं, और ये सिर्फ माइलोब्लास्ट के अंदर होती हैं। तो ये माइलोब्लास्ट को आइडेंटिफाई का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लाजमी याद रखना है कि और रॉड्स किसमें होते हैं? माइलोब्लास्ट के अंदर और रॉड्स होती हैं। और इनका क्रोमेटिन कैसे होता है? इनका क्रोमेटिन ओपन होता है, न्यूक्लियर इनका प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियर हमें सही नजर आ रहा होता है। जबकि लिम्फोब्लास्ट होते हैं उसके अंदर हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो होती है, यानी कि न्यूक्लियस ने सारे साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है, और रॉड्स भी नहीं होते इसमें, क्रोमेटिन भी इसमें कंडेंस्ड होता है, और न्यूक्लियर भी हमें सही तरह से नजर नहीं आ रहा होता। अब हमें पता है कि इसके अंदर इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक। ये सारे थ्योरी में पढ़ लिए थे। फिगर्स आएंगी, साथ में उसके जैसे क्वेश्चंस आएंगे। हिस्टो की फिगर होगी, साथ में सिनेरियो दिया होगा, और हमने डायग्नोसिस करनी होगी कि ये कौन सा वाला ल्यूकीमिया है, और फिर आगे उसके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं ऑस्पी स्टेशन के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोबिन्स की पिक्चर कौन कौन सी करनी है। तो ये देखें, ये है रोबिन की बुक। इसमें जो चैप्टर 5 है ना, मेरे पास 10 एडिशन है, आप चैप्टर का नाम देख लें, चैप्टर चेंज भी हो सकते हैं। तो जो 5 चैप्टर है ना, डिजीजेस ऑफ इम्यून सिस्टम वाला, उसके अंदर हमने ग्राफ वर्सेस होस्ट रिजेक्शन जो है ना, वो हमारे सिलेबस में हमने सिर्फ उसकी पिक्चर करनी है, ग्राफ वर्सेस होस्ट रिजेक्शन वाले की। और जो चैप्टर 7 है जेनेटिक और पीडियाट्रिक डिजीजेस में, उसमें हमने सिंड्रोम्स करने हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ग्लाइफिडर सिंड्रोम, इनकी पिक्चर्स हमने करनी है। तो ये फिगर है 7.15, 7.16। फिर आ जाते हैं हीमेटोपोइएटिक और लिम्फाइड सिस्टम। इसके सारे चैप्टर की पिक्चर्स करनी है, क्योंकि इसमें एनीमियाज, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास सब कुछ कवर हो रहा है। तो कौन कौन से चैप्टर हो गए? 5 डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम, 7 जेनेटिक एंड पीडियाट्रिक डिजीजेस, और 12 हीमेटोपोइएटिक और लिम्फोइड सिस्टम। इनका पीडीएफ में पिन कमेंट में शेयर कर दूंगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने देखनी हो तो चैप्टर्स में से देख लें कि कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। फिर है एलाइजा, बायोकेमिस्ट्री का जहरीला टॉपिक, पता नहीं क्यों दे दिया ये इसमें। तो एलाइजा में हम क्या करते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अंदर। एंटीजन्स को चेक करने के लिए हम एलाइजा को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और प्रोटीन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों यूज़ होती है? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, इनके लिए यूज़ होती है। अब है स्टेप्स क्या होते हैं इसमें। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस एक दफ़ा रीड कर लेना। तो जो एलाइजा की प्लेट होती है उसमें हमने एंटीजन या एंटीबॉडी डाला, फिर हमने इसमें ब्लॉकिंग प्रोटीन डाल दी, ताकि कोई नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो सके, यानी कि कोई और चीज़ जो हम बाइंड नहीं कराना चाहते वो ना बाइंड हो जाए एंटीजन एंटीबॉडीज़ के साथ, या कोई और एंटीजन एंटीबॉडी ना बाइंड कर जाए। फिर हमने पेशेंट का सैंपल डालना है, एंटीजन हो सकती है या एंटीबॉडीज़, और उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ डाल देनी है। वो बाइंड कर जाएंगी पेशेंट के एंटीजन के साथ या एंटीबॉडीज़ के साथ। फिर हम सबस्ट्रेट डालेंगे और चेक करेंगे कलर चेंज हो रहा है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं हो रहा तो टेस्ट नेगेटिव है। ये थे इसके स्टेप्स। फिर इसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ये खुद पढ़ लेना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज। इसकी पिक्चर में मैंने आपको रोबिन से बता दी है जो करनी है। उसमें भी क्या हो सकता है कि फिगर आ सकती है। उसके अलावा आपसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि एक्यूट में क्या होता है, क्रोनिक में क्या होता है। तो ये ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज होता क्या है कि जब हम किसी डोनर के स्टेम सेल्स किसी पेशेंट के अंदर डालते हैं, तो वो स्टेम सेल जो है ना पेशेंट के अंदर जाके रिएक्ट कर जाते हैं रेसिपिएंट के सेल से। हमने कोई चीज़ डोनेट की, कोई ऑर्गन डोनेट किया जैसे किडनीज वगैरह, तो उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। टाइप्स क्या होती है? एक्यूट होते हैं और क्रोनिक होते हैं। एक्यूट कब होंगे? डोनेशन के 100 डेज के अंदर अंदर ये एक्यूट वाले हो जाता है। ये इफेक्ट करते हैं स्किन को, लिवर को, जीआईटी को। जबकि क्रोनिक कब होंगे? 2 इयर्स के अंदर अंदर होंगे, और ये इफेक्ट करेंगे स्किन, माउथ, लंग, जीआईटी वगैरह को। फिर इनके माइक्रोस्कोपी के ऊपर हमें क्या नजर आता है? जो फिगर्स है ना रोबिन की, उनकी जो डिस्क्रिप्शन दी होती है ना, नीचे 2-3 लाइंस दी होती हैं, वो लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि उससे भी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट पता चल जाते हैं। तो फिगर के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा। ये जनरल माइक्रोस्कोपी है कि एक्यूट ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज में हमें क्या नजर आता है। लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होती है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, न्यूक्लियर डास होता है, और साइटोप्लाज्मिक वेरिएशन होती है। जबकि क्रोनिक के अंदर क्या होता है? वाइटर बाइल डक्ट होती है, न्यूक्लियर एनलार्जमेंट होती है, फाइब्रोसिस होती है, और क्रोनिक कोलिस्टेसिस होती है, यानी कि बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज है वो ज़्यादा लिवर को इफेक्ट करती है। इसके लिए इसकी लैब डायग्नोसिस में भी क्या होता है कि बिलीरुबिन रेस होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट रेस होता है, एबनॉर्मल एलएफटीज होते हैं।
इसमें गोल्डन स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन आए कि गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा टेस्ट है, हम इसकी डायग्नोसिस कर सकें कि ये ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज है, तो वो है हिस्टोपैथोलॉजी। दैट्स इट, हमारे पैथो के भी प्रैक्टिकल्स हो गए। एलाइजा वाला आप नोट से पढ़ लीजिएगा और इसके भी नोट्स में पिन कमेंट में शेयर कर दूंगी। अब कल हम CFRC और पल्स कर लेंगे।